वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के इस सेगमेंट में आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट 2019 क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मतलब मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में कितना टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं हम। ऑप्शन ए 181 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 151 डिग्री सेल्सियस या फिर 91 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन स्टरलाइजेशन चैप्टर से पूछा गया है। स्टरलाइजेशन चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं स्टरलाइजेशन को। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड है स्टरलाइजेशन का फार्मेसी में, जिसमें फिजिकल मेथड का ही टाइप है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है फिजिकल स्टरलाइजेशन में। ठीक है, तो अगर हम स्टरलाइजेशन को डिफाइन करें, स्टरलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। मतलब किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी सिस्टम में प्रेजेंट हो, जहां पर हमको क्लीन करना हो, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, या फिर कोई रूम हो, या फिर कोई मशीन हो, ठीक है, उसमें से कंप्लीट रिमूवल करना है। और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो पैथोजेनिक हो या फिर नॉन पैथोजेनिक हो, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका स्पोर्स भी। अगर स्पोर्स छूटा तो जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो स्पोर्स भी इसमें हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, बट अगर इसी से मिलता जुलता एक और डेफिनेशन देखें जो कि है डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन की बात करें तो इसमें भी कंप्लीट रिमूवल होता है, बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं डिसइंफेक्शन में। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को बस हम रिमूव करेंगे, उसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इसमें स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, डिसइंफेक्शन में हम स्पोर्स को किल नहीं करते। तो ये अंतर है बेसिक स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में। स्टूडेंट्स लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच। ठीक है, तो अब हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव है देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि थर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज मोर देन ड्राई फ्लेम या फिर हीट। थर्मल कैपेसिटी होता है जो पेनिट्रेटिंग पावर है स्टीम का, वो ज्यादा होता है। ड्राई फ्लेम या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात करें तो उससे ज्यादा होता है। इससे स्पोर्स जल्दी किल हो जाते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो इससे जल्दी किल हो जाते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से। और इसमें हम अलग अलग टेम्परेचर पढ़ते हैं जिसके रेस्पेक्ट में अलग अलग होल्डिंग टाइम है। ठीक है, तो पहला टेम्परेचर की अगर बात करें 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस, तो इसका होल्डिंग टाइम है 30 मिनट। हमको 30 मिनट के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा अगर 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस हम कर रहे हैं। ठीक है, उतना अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ड्रग को या सर्जिकल ड्रेसिंग या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को हम स्टरलाइज कर रहे हैं तो। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं 121 टू 124 डिग्री सेल्सियस करें तो होल्डिंग टाइम हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, 126 टू 129 डिग्री सेल्सियस करें तो होल्डिंग टाइम हो जाएगा 10 मिनट्स। 134 टू 138 डिग्री सेल्सियस करें तो होल्डिंग टाइम हो जाएगा 5 मिनट। तो हम क्या देख सकते हैं इसमें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो होल्डिंग टाइम जो है वो घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 134 टू 138 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो उसका होल्डिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। बहुत कम टाइम के लिए स्टरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 121 डिग्री इसका ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए उस केस में। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत इजी है, बट कई बार टेम्परेचर को टाइम के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। इसको जनरली मिसमैच कर दिया जाता है और ऑप्शन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाता है। तो हमको टाइम भी साथ में याद रखना है। ठीक है, टाइम को कैसे याद रख सकते हैं हम, 30 का हाफ होता है 15, ठीक है, और 10 का हाफ होता है 5। तो हमको 30 और 10 को याद रखना है। 30 का हाफ 15 कर देंगे और 10 का हाफ 5 कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमको इस साइड का टेम्परेचर को याद रखना है, 115, 121, 126 और 134। ठीक है, ये जो रेंज तो याद रखना है हमको, लेकिन तो ये सीरीज हमको याद रखना है इसमें, और इसमें 30 और 10 को याद रखना है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का बेस्ट इक्विपमेंट अगर पूछा जाए तो वो है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव आप बहुत बार कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में देखे होंगे। ऑटोक्लेव को हम प्रेशर कुकर से कोरिलेट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, सेम प्रिंसिपल से दोनों काम करता है। ऑटोक्लेव में बहुत ज्यादा प्रेशर राइज होने से
बैक्टीरिया या फिर उसकी स्पोर्स किल हो जाते हैं। ठीक है। और अगर ऑटोक्लेव के अलावा और भी मेथड पूछा जाए जो कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन फॉलो करता है, तो वो है टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन या फिर वैक्सीन का जो स्टरलाइजेशन हम करते हैं वो भी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से हम करते हैं, जिसमें से ऑटोक्लेव भी मोस्ट एप्लीकेबल है। बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल ड्रेसिंग, कुछ इंजेक्शन, ऑफिशियल इंजेक्शन की अगर बात करें तो वो भी ऑटोक्लेव से ही हम स्टरलाइज करते हैं। बट अगर हम देखें कि ऑटोक्लेव किस में एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी चीज को हम स्टरलाइज नहीं कर सकते ऑटोक्लेव से, तो वो है पाउडर या फिर कोई ऑयली प्रिपरेशंस। ठीक है, ये दोनों चीज को हम ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो ये भी हमको याद रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस केस में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी 121 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज, मतलब एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को हम और क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आर टार्टर एमेटिक, एप्सम सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा या फिर रॉचलेस सॉल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन बेसिक केमिस्ट्री से पूछा गया है जो हम 10-12 में पढ़ते हैं। रेलवे फार्मासिस्ट का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरली बहुत बेसिक होता है और हम उसको अक्सर 10-12 में पढ़ चुके होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है रेलवे फार्मासिस्ट, तो आई थिंक इसका आंसर तो बहुत लोग को पता होगा। ठीक है, अगर पता नहीं होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा बहुत लोग जानते हैं, NaOH को बोलते हैं। ठीक है, NaOH इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। और इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है। ठीक है, अब हो सकता है स्टूडेंट टार्टर एमिटिक और रॉचलेस सॉल्ट के बीच कंफ्यूज हो जाए। रॉचलेस सॉल्ट भी बहुत फेमस है, बहुत कॉमन केमिकल ही है और इसको बोलते हैं हम पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो ये भी एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं है। अब 3 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बचा क्या? टार्टर एमिटिक। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, टार्टर एमिटिक। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये होता है K2Sb2C4H2O6 का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहता है। और अगर इसकी मेडिकल यूज की बात करें, फार्मेसी में इसका क्या यूज है, तो एक नाम से ही समझ आ रहा है, टार्टर एमिटिक, मतलब ये वॉमिटिंग कॉज करने के लिए। ठीक है, एमेसिस कराने के लिए। अगर कोई पॉइजनिंग का केस है तो उस केस में हम दे सकते हैं इसको एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को, ताकि पॉइजन जो है जीआईटी से एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इप्सम सॉल्ट की बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट की, तो ये एक पेन रिलीवर है। ठीक है, पेन रिलीवर है। अगर फार्मेसी में इसका यूज देखें तो हॉट बाथ के रूप में यूज करते हैं या फिर फूड को सॉक करने के लिए। ठीक है, अगर पैर को डुबाना है सॉल्यूशन बना के मैग्नीशियम सल्फेट का, तो वो भी बहुत सारे टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, पेन को रिलीव करता है हमारे बॉडी का। उसी प्रकार अगर कॉस्टिक सोडा या फिर NaOH की बात करें तो ये एक वेल नोन ड्रग है जिसको हम लैब में अक्सर देखते हैं। सॉलिड पैलेट के रूप में रहता है, ये व्हाइट पैलेट के रूप में रहता है। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इसका मेन यूज हम देखते हैं। बहुत सारे ड्रग के सिंथेसिस में भी यूज होता है। और एज सच अगर NaOH का यूज देखें तो ये एक क्लीनिंग एजेंट है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, जिसमें हम सोप या फिर डिटर्जेंट की बात करें तो उसमें प्रिपरेशन में यूज होता है। और इसके साथ साथ ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। अगर वाटर का पीएच हमको एडजस्ट करना है तो उस केस में भी हम NaOH को यूज कर सकते हैं, जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जानते हैं। रॉचलेस सॉल्ट की अगर बात करें, इसका मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये एक लैक्सेटिव है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के केस में ये यूज होगा। और इसके साथ साथ इसका एक और यूज, मेजर यूज देखें तो ये फेलिंग रीएजेंट का कंपोनेंट है, या फिर उसका इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं। फेलिंग रीएजेंट को जब हम बनाते हैं तब रॉचलेस सॉल्ट या फिर पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है जो, ये उस वक्त मेन यूज में लाया जाता है। और फेलिंग एजेंट किस लिए यूज होता है? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब हम टेस्ट लगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, उस टाइम फेलिंग रिएजेंट का यूज होता है, जो कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अलग करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे ऑप्शन अब क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। और इसी प्रकार ये कुछ केमिकल के नेम है और उसका कॉमन नेम है, जिसको याद रखना हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज इंडिकेटर ऑफ व्हाट, मतलब सीरम क्रिएटिनिन लेवल हम कब जांच करते हैं? तो ऑप्शंस आर लीवर फंक्शन, लंग फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन या फिर किडनी फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लिनिकल पैथोलॉजी से पूछा गया है। पहली बात तो रेलवे फार्मासिस्ट के क्वेश्चन में क्लिनिकल पैथोलॉजी से 5 से 10 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम जनरली सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करते हैं।
और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्रिएटिनिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो इसका एक्सक्रीट होना मतलब किडनी का फंक्शन सही चलना। इसके एक्सक्रीजन में कुछ डिस्टर्बेंस होना मतलब किडनी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कोरिलेट करके चलते हैं। अगर क्रिएटिनिन की बात करें तो ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि हमको प्राप्त होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट से, जो जनरली मसल्स पे लार्ज अमाउंट पे रहता है। ठीक है, और ये एक्सक्रीट होता है ग्लोमेरुलाई से फिल्टर होके यूरिन पे। इसका अमाउंट जो है कांस्टेंट रहता है, एक्सक्रीजन जो रहता है इसका ये कांस्टेंट रहता है। बॉडी पे जैसा भी मेटाबॉलिज्म हो या जो भी डाइट हम लिए, लेकिन क्रिएटिनिन का जो लेवल है एक्सक्रीट होने का वो कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट होते रहता है। और उसी को हम बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस, जो कि लगभग GFR के बराबर होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो अगर इसके क्लियरेंस में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, कम या ज्यादा ये एक्सक्रीट हो रहा है, तो GFR में डिस्टर्बेंस है, हमको ये पता चलता है। ठीक, इसीलिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम यूरिया क्लियरेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, यूरिया भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो यूरिया भी क्लियर होता है किडनी के थ्रू। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट भी हम लगा सकते हैं क्रिएटिनिन के साथ साथ। तो दोनों ही केस में किडनी फंक्शन टेस्ट इसका राइट आंसर है। यूरिया को जनरली नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं यूरिया जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, बट क्रिएटिनिन को जनरली पूछा जाता है और बच्चे अक्सर लीवर के साथ इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो बिलीरुबिन एक मेजर फैक्टर है इसमें चेक करने के लिए। लीवर का मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बिलीरुबिन, जो कि बाइल में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, बाइल जूस के रूप में ये एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी से। लीवर फंक्शन को तो वैसे बहुत सारे टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। कुछ एंजाइम्स भी हैं इसमें, जैसे कि SGOT, SGPT। बहुत बार आपने ब्लड टेस्ट के लिए गए हो तब आपने इस एंजाइम के बारे में, इस क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, SGOT और SGPT। ठीक है, ये दो मेजर एंजाइम से भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट पता कर सकते हैं। अगर लंग फंक्शन टेस्ट की बात करें हम, तो लंग का काम क्या है? अच्छी तरह से एक्सपेंड होना, अपने आप में एयर को फील करना, जिसमें से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये दो मेन फंक्शन है लीवर का, तो इसको हम स्पायरोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, लंग्स का अगर वर्किंग कैपेसिटी मेजर करना है तो स्पायरोमेट्री टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट को हम कैसे पता कर सकते हैं? गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस जो कि है हमारे लिए HCl का सीक्रेट होना या फिर कम सीक्रेट होना, ये हमको इंडिकेट करता है स्टमक का ठीक से काम नहीं करना। सो दीज आर ऑल टेस्ट विच इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द organ of the body, and these are the factors actually, bilirubin, HCl, creatinine, which indicate that their low level and high level is associated with different vital organs such as liver, lungs, gastric, stomach या फिर किडनी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज व्हाट? मतलब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एक्चुअली में क्या है? ये एक वायरल वैक्सीन है या फिर एक टॉक्सॉइड है, बैक्टीरियल वैक्सीन है या फिर एंटी सीरम है? ठीक है, तो पहले तो ये चारों टर्म को हमको समझना जरूरी है कि इन सब का मतलब क्या है। वायरल वैक्सीन उसको बोलते हैं हम जिसको हम वायरस से बनाएं और वायरल ट्रीटमेंट के लिए यूज करें। फॉर एग्जांपल अभी हम कोरोना को ले सकते हैं। कोरोना एक वायरस है, वायरस का टाइप है, और इससे रिलेटेड जो वैक्सीन आएगा मार्केट में वो क्या कहलाएगा? कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, उसी प्रकार अगर बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करें तो जो BCG वैक्सीन है, ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर टाइफाइड के लिए जो वैक्सीन आता है वो कहलाता है बैक्टीरियल वैक्सीन। इसको बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही इसको अप्लाई करते हैं। टॉक्सॉइड और एंटी सीरम यहाँ पर थोड़ा सा अलग है बट बहुत सिंपल है। हम टॉक्सॉइड किसको बोलते हैं? जो बैक्टीरियल हमको टॉक्सिन्स रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, बैक्टीरियल के इंडोटॉक्सिन्स को हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करके प्यूरिफाई करते हैं और उसको कुछ ऐसे केमिकल से जैसे कि फॉर्मेलिन से हम ट्रीट करते हैं ताकि उसका जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाए बट उसका एंटीजेनिसिटी उसमें रहे। ठीक है, एंटीजेनिसिटी मतलब जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। तो टॉक्सॉइड क्या है? बैक्टीरियल का इंडोटॉक्सिन्स है जिसको हम प्यूरिफाई करके केमिकल से ट्रीट करके उसके टॉक्सिन्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। उसका टॉक्सिसिटी जो है, जो पॉइजनस कैपेसिटी है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बट उसका एंटीजेनिसिटी उसमें रिटेन रहता है। ठीक है, और जब हम उसको बॉडी पे एडमिनिस्टर करें तो वो फिर ट्रिगर कर सके हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है, टेटनस का इंजेक्शन जो हमको लगता है वो एक टेटनस टॉक्सॉइड है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें एंटी सीरम की, तो एंटी सीरम थोड़ा सा डिफरेंट है इन तीनों से। वो कैसे? क्योंकि एंटी सीरम एक एंटीबॉडी ही रहता है।
ठीक है। एक प्यूरिफाइड प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी रहता है जिसको हम बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं। इन तीनों केस में हम एंटीजन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं बॉडी पे, ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। बट एंटी सीरम का मतलब एंटीबॉडी को ही हम एडमिनिस्टर कर दें तो तब भी तो हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगा किसी भी डिजीज से, और इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। बट ये तीनों हमको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में हम डिफरेंस भी समझ गए इस क्वेश्चन के थ्रू। अब हमको फोकस करना है अपने क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पूछा गया है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एक वायरल वैक्सीन है जो कि हमको प्राप्त होता है वेसिनिया वायरस से। जब भी हम किसी वैक्सीन को बनाते हैं तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ही हम लेते हैं। ठीक है, उसको इनएक्टिवेट करेंगे, उसको किल करेंगे या उसको किसी केमिकल से ट्रीट करके हम उस वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं। तो इस केस में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के केस में हम वेसिनिया वायरस के थ्रू हम वैक्सीन को बनाते हैं, जो कि एक जनरली पॉक्स वायरस है। ठीक, और अगर इसका प्रोटेक्शन की बात करें तो जनरली 3 to 5 ईयर प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है। इसमें एक और खास बात यह है कि वेसिनिया वायरस को हम इसमें लाइव एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये एक लाइव वैक्सीन है जिसमें वेसिनिया वायरस को ना ही हम एटेन्युएट करते हैं, ना ही इसको वीकेन करते हैं और ना ही इसको किल करते हैं। हम लाइव इस वायरस को हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी पे, बट कम अमाउंट पे करते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और नेक्स्ट बार जब भी ये वायरस बॉडी पे इंटर करता है तो वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में तुरंत प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन काम करता है। अगर इसका खोजकर्ता की बात करें तो एक फेमस साइंटिस्ट है एडवर्ड जीनर। इन्होंने इसका खोज किया था इन ईयर 1796। ठीक है, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और इस साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज व्हाट? मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है? ऑप्शंस आर ए बंडल ऑफ 6 अल्फा हेलिक्स, ए बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, ए बंडल ऑफ 5 अल्फा हेलिक्स या फिर ए बंडल ऑफ 4 अल्फा हेलिक्स। मतलब जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन के थ्रू। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक मेजर ग्रुप ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जिसका ड्रग एक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए हम समझते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। इसमें हम देख सकते हैं 7 अल्फा हेलिक्स है इस पे, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलरली NH2 ग्रुप फ्लोट होता रहता है और इंट्रा सेलुलरली COH ग्रुप फ्लोट होता रहता है। इसमें 3 डोमेन एक्स्ट्रा सेलुलरली है इसका और 3 डोमेन जो है इंट्रा सेलुलरली, जो कि साइटोप्लाज्मा में फ्लोट होते रहता है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, कुछ पार्ट इसका एक्स्ट्रा सेलुलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और कुछ इंट्रा सेलुलर है, इसलिए इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर मतलब मेम्ब्रेन के आर पार इसका स्ट्रक्चर रहता है। उसी प्रकार इसका 3 और नाम है जिसको हमको याद रखना चाहिए, वो है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हेप्टा का मतलब ही होता है 7, तो 7 इसमें हेलिक्स होते हैं जो कि अल्फा हेलिक्स हैं। तो हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं हम। सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ स्नेक के जैसे रहता है, इसलिए सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी हम इसको बोलते हैं। ये तीनों नाम से भी कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए तीनों नाम हमको याद रखना जरूरी है। अब इस डायग्राम को मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। जी प्रोटीन जो रिसेप्टर अभी हमने पढ़ा उसको मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर। अब इसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर जो अभी हम पढ़े। अब इस पे एक प्रोटीन बाइंड रहता है जिसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन, इसलिए इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं। इस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन जो है वो कपल्ड है और जी प्रोटीन इस प्रकार से दिखता है। इसका 3 सब पार्ट रहता है, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से अल्फा पार्ट जो है वो बड़ा रहता है सबसे। और जब ये इनएक्टिवेट रहता है, यहाँ पर कोई ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड नहीं किया रहता, तब तक इसमें जीडीपी का 1 मॉलिक्यूल अटैच रहता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ ड्रग मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है तो इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे इस रिसेप्टर पे, और इस चेंजेस की वजह से ये जो जी प्रोटीन है जो इसके साथ कपल्ड रहता है या फिर इसके साथ जो अटैच रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, अल्फा पार्ट ये बीटा और गामा पार्ट से अलग हो जाता है। तो अल्फा पार्ट मेम्ब्रेन में ही मूव करने लगता है, जैसे कि हम एयरबस देखते हैं, एयरबस मूव करते रहता है इधर से उधर, उसी को हम इमेजिन करते हैं। यहाँ पर एक एयरबस की तरह जी प्रोटीन जो है वो मूव करता है मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अल्फा पार्ट जो है एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से यहाँ मूव करेगा और किसी एंजाइम या फिर चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाता है, और ये जो जीडीपी है वो रिप्लेस हो जाता है जीटीपी से और इसको एक्टिवेट रखता है। अब जब ये बाइंड होता है किसी एंजाइम, चैनल या कैरियर प्रोटीन से,
तो इसमें ये कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, जिसके वजह से बाहर का जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर कोई हार्मोन्स है, केमिकल है या फूड पार्टिकल, उसको इंटरनलाइज करना हो तो ये चैनल के थ्रू ये इंटरनलाइज हो जाता है बॉडी पे। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ वर्किंग है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। और ये जो अल्फा सब यूनिट है, जब इसको एक्टिवेट करना हो या इनहिबिट करना हो इस चैनल को, इस प्रोटीन को या फिर इस एंजाइम को, उसके बाद ये फिर वापस जाके बीटा और गामा पार्ट में अटैच हो जाता है और इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है यहाँ पर जीडीपी के फॉर्म में। जब तक ये जीडीपी से अटैच है तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। यहाँ पर ये अल्फा पार्ट अलग हो जाता है, एक्टिवेट करता है किसी भी इफेक्टर प्रोटीन को, जिससे सेल का फंक्शन या तो इनहिबिट हो सकता है या फिर स्टिमुलेट हो सकता है। कुछ सिक्रीशन या तो बढ़ सकता है या सिक्रीशन रुक सकता है। ये डिपेंड करता है ये इफेक्टर प्रोटीन किस टाइप का है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। आई होप आप लोग को इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ए बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। ठीक है, 7 इसमें अल्फा हेलिक्स रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।